हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रिएटर। मैं हूं मनीष और आज हम लोग विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं विद्यालय प्रबंधन के बारे में। अ, विद्यालय प्रबंधन एक बहुत ही पुरानी धारणा है और ऐतिहासिक रूप में इसका अस्तित्व उस समय से लिया गया है जब से मानवों ने सहयोग से जीने की नींव रखी है। जब से मानवों ने ये समझा कि हमें एक दूसरे के सहयोग लेकर के और जीना चाहिए, बिना सहयोग के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आदिवासियों ने यह सीखा कि सहयोग और सहायता से ही हम अपने खान पान, अपने आवास, अपने सुरक्षा पा सकते हैं। और इस बात को जान लेने के बाद उन लोगों के द्वारा एक अ, संगठन कह सकते हैं बनाया गया। संगठन नहीं था उस समय, मतलब उन सभी लोगों जो वहाँ पे रहते थे, एक जगह पे जो रहने लगे, मिलजुल कर रहने लगे, उनमें जो लोग सबसे शक्तिशाली लोग थे उसे क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, उसे नेतृत्व संभालने के लिए दे दिया गया। और इस तरह से प्रबंधन और प्रशासन, ये दो शब्दों का जो सो प्रारंभ हुआ। तो अभी इसके पहले वीडियो हम लोग जो देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसमें हम लोग विद्यालय प्रबंधन और उसके कार्यक्षेत्र के बारे में अध्ययन किया है। उसमें हमने पूरी डिटेल से बताया है कि विद्यालय प्रबंधन क्या होता है और विद्यालय प्रबंधन के कार्यक्षेत्र क्या होता है। आज की वीडियो जो मुख्य पॉइंट है इस चैप्टर का, अध्याय 1 का, जिसमें डीएलएड में बार बार जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य को समझाएं और इसको विस्तृत ढंग से समझाएं और इसको लिखने के बारे में देता है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य को लिखें, तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे कि विद्यालय प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। विद्यालय प्रबंधन जो होते हैं उसका उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। जैसे हम लोग कार्यक्षेत्र में देखें कि विद्यालय प्रबंधन का काम निम्न होते हैं। लगभग 15 ऐसे कार्य के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसमें पूरी विस्तार से हम लोगों ने 20 मिनट की वीडियो में समझा कि विद्यालय प्रबंधन का काम क्या होता है। आज हम लोग विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य को समझेंगे कि विद्यालय प्रबंधन एक्चुअली किस उद्देश्य से बनाया गया, किस उद्देश्य से इस संगठन को स्टार्ट किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है कि विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास को विश्वस्त किया जाए। इस पॉइंट को समझें कि किसी भी बच्चों को विद्यालय भेजना, किसी भी बच्चे अगर विद्यालय में पढ़ते हैं तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि बच्चे को हमें पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एक स्कूल का, एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है, एक उद्देश्य होता है। तो विद्यालय प्रबंधन का भी यही उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास को विश्वस्त किया जाए। मतलब बच्चों में जो पहले से होगा विकास जो हो रहा है, उस विकास को और तेज़ी दिया जाए और विकास को एक चरम सीमा तक पहुंचाया जाए, ताकि बच्चे तंदुरुस्त रहे, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और बच्चे को पढ़ाई में मन लगे। अगर कोई बच्चे का शरीर अच्छा नहीं है तो उसको पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो बच्चे को पढ़ाई से ज़्यादा मन तो शरीर के ऊपर में रहेगा कि हम आज तो फीवर है, आज तो माथा दर्द कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना, इन सब चीज़ों को दूर करना, बच्चों को इन सब बीमारियों से दूर रखना, अगर किसी बच्चों में ये बीमारी है तो बच्चों को ठीक करना, इन सारा जो काम होता है, ये सारा जो लक्ष्य डिसाइड किया गया है, ये विद्यालय प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। और विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य में इस बात को माना गया है कि हम विद्यालय के बच्चों को, जो विद्यार्थियों के शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास को विश्वस्त करेंगे और बच्चों को, जहाँ बच्चों का नैतिक विकास रुकेगा उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि विद्यार्थियों की शिक्षा की योजना उसकी आवश्यकताओं, अभिरुचि एवं लालसाओं के अनुरूप बनाई जा सके। देखिए, विद्यार्थियों की शिक्षा की योजना जो बनाई जाएगी बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बनाई जाए कि बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, बच्चा किस लायक है और बच्चों को किस लायक की शिक्षा की ज़रूरत है। अगर बच्चा क्लास 1 में पढ़ने का है और हम उसे क्लास 2 का पाठ्यक्रम दे देते हैं तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, बच्चे को उसमें रुचि नहीं आएगा। तो हमें जो अपनी शिक्षा की जो नीति बनाना है, विद्यार्थियों की शिक्षा की जो योजना बनाना है, वो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाने चाहिए कि बच्चों को अभी किस चीज़ शिक्षा की ज़रूरत है,
बच्चों को किस तरह की शिक्षा को दिया जाना चाहिए, और उस शिक्षा जो हमने बनाया है उसमें बच्चों को अभिरुचि होना चाहिए, लालसा होना चाहिए, उसी रूप में बनाई जाए ताकि बच्चे उसे इंटरटेनमेंट के साथ में पढ़ सके, ना कि बोरिंग के साथ में पढ़ सके। हम लोग भी जानते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ने में बोरिंग लगता है तो वो सब्जेक्ट हम लोग को खराब लगता है, फिर उसमें मन ही नहीं लगता हम लोग को पढ़ने में, हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। हाँ, हम लोग के ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होता है, तो बच्चों को हमें उसके हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। बच्चों को जिस चीज़ में अभिरुचि होगी, जिस चीज़ में लालसा होगा और बच्चों को जो ज़रूरत होगा उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ाना होगा। अगर बच्चे को पढ़ाई में नहीं समझ में आता है तो बच्चों को हमें कुछ उस चीज़ को दिखा करके, उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल करके, डांस करके, गाना गा करके, जिस तरह से बच्चे समझते हैं उस तरह से हमें समझा करके उसको पढ़ाना पड़ेगा। और ये सारे प्रबंध करना जो है किसका काम होता है, विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य होता है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दे और देखें। आगे हम लोग देखते हैं कि सीखने तथा विद्यार्थियों की अन्य क्रियाओं के निष्पादन में व्यक्तिगत विभेदों को ध्यान में रखा जाए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर के द्वारा विद्यार्थियों के बीच में जो है सो विभेद कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, कि एक बच्चा डांस करने में अच्छा है उसको ज़्यादा डांस करवा रहा है, दूसरा बच्चा है उसको पुश ही नहीं कर रहा है, उसको आगे ही नहीं बढ़ा रहा है डांस करने में। सिर्फ डांस के क्षेत्र में नहीं, हम समझाने के लिए डांस के क्षेत्र में बोल रहे हैं, हालांकि पढ़ाई के क्षेत्र में भी होना चाहिए। होता है कि बच्चे अगर कोई आगे बैठा हुआ तो उस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है टीचर, जो पीछे बैठे हो उस बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहा है। अब एक क्लास में 30 बच्चा होगा तो किसी ना किसी को तो पीछे बैठना ही पड़ेगा, और जो बच्चा पीछे बैठा है उस पर अगर टीचर ध्यान नहीं देता है तो ये भेदभाव जो है सो बच्चे के रूप में नहीं होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के बारे में जो देखना एक काम होता है, इन सब चीज़ों की जो बनाने का काम जो होता है, उद्देश्य जो होता है, वो शिक्षा का विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य होता है कि इन सब चीज़ ना हो इसके बारे में ध्यान रखें। उपलब्ध मानव तथा भौतिक संसाधनों का उत्तम उपयोग शिक्षण सिखाने की क्रिया में किया जाए। बच्चों को सीखने में, बच्चों को पढ़ने में जो प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई जाएगी उसमें जो सो मानव तथा भौतिक संसाधन, दोनों संसाधन का जो सो अच्छा विकल्प होना चाहिए, अच्छा चीज़ें होना चाहिए। मानव संसाधन में जैसे हम लोग पढ़ चुके थे पहले भी, मानव संसाधन में क्या आता है, स्कूल में टीचर आता है, प्रिंसिपल आता है, अन्य कर्मचारी जो स्कूल में काम करते हैं वो सारे आते हैं। और भौतिक संसाधन में क्लासरूम में टेबल, कुर्सी, पंखा, ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चीज़ होते हैं, तो फिर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में लकड़ी उकड़ी का यूज होता है, जो भी कुर्सी, बेंच, टेबल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, जो भी लगा हुआ रहता है, इन सब चीज़ें भौतिक संसाधन के रूप में आता है। तो स्कूल में जो है सो मानव संसाधन और भौतिक संसाधन, ये दोनों चीज़ों का जो है सो अच्छा उपयोग होना चाहिए। स्कूल अच्छा होना चाहिए, बैठने के लिए बेंच अच्छा होना चाहिए, सीखने की क्रियाओं में जो है सो उसको प्रैक्टिकल एक तरह से कह सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करने में जो है सो अच्छे अच्छे चीज़ों का उपयोग किया जाए ताकि बच्चों को पूरी डिटेल में समझ में आ सके और बच्चे समझ सके कि हम किन चीज़ों को उसको समझाना चाहते हैं। अगर हम किसी खेल के बारे में समझाना चाहते हैं और हमारे पास फुटबॉल नहीं है तो हम बच्चों को ऐसे नहीं बता सकते कि देखो फुटबॉल गोल कलर का होता है, गोल आकार का होता है, वाइट कलर का होता है, तो बच्चे को हो सकता है बच्चे भूल जाएं। लेकिन एक बार हम अगर फुटबॉल को ला करके रियल में बच्चों को दिखाते हैं कि बच्चे देखो ये फुटबॉल है, तो बच्चे को कभी भूलेगा ही नहीं, उससे लाइफ टाइम याद रहेगा कि ये फुटबॉल है, इससे हम लोग खेलते हैं, ये गोल होता है, वो सारा चीज़ खुद बता देगा। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को किस रूप में समझाना चाहिए, बच्चों को प्रैक्टिकल रूप में समझाना चाहिए, और उसके सीखने में जो क्रियाओं का जो उपयोग होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को कैसे सिखाया जा रहा है, नहीं सिखाया जा रहा है, इन सभी चीज़ों को देखने का जो काम होता है वो विद्यालय प्रबंधन का काम होता है। और विद्यालय प्रबंधन का जो उद्देश्य होता है यही होता है कि बच्चों को बेहतरीन ढंग से सिखाया जाए, बेहतरीन ढंग से बेहतरीन चीज़ों की मदद से सिखाया जाए। पाँचवां पॉइंट ये है कि यह निश्चित कर लिया जाए कि पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध है। विद्यालय प्रबंधन को काम ये होता है कि विद्यालय प्रबंधन ये निश्चित करे कि पर्याप्त आर्थिक संसाधन जो स्कूल में उपलब्ध है, वो सारा जो संसाधन, जो भी चीज़ पर्याप्त मात्रा में चाहिए स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए, वो सभी चीज़ें उपलब्ध है या नहीं है, इन सभी चीज़ों को देखने का जो काम होता है विद्यालय प्रबंधन का होता है। लेकिन विद्यालय प्रबंधन का ये उद्देश्य भी होता है कि उन चीज़ों के बारे में जो है सो देखे और उसको कमियों को पूरा करे तथा उसका सबसे अच्छा उपयोग उचित ढंग से बजट बनाकर निश्चित कर लिया जाए। और अगर किसी चीज़ की कमी है और आर्थिक स्थिति में आर्थिक मदद नहीं मिल पा रहा है तो उन संसाधनों के बारे में एक लिस्ट बनाया जाए, और लिस्ट बना करके उन सभी चीज़ों को जो है सो बजट के रूप में सरकार को दिया जाए कि हमारे स्कूल में इन सब चीज़ों की कमी है और उन चीज़ों को भी जो है सो पूर्ति किया जाना चाहिए। और ये पूर्ति करने का काम और ये पूर्ति करने का उद्देश्य जो होता है विद्यालय प्रबंधन का
होता है। शिक्षक के कार्य का पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। शिक्षक जो काम कर रहे हैं स्कूल में वो किस तरह से काम कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों से मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चों को पूछना चाहिए कि मैथ का टीचर आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, साइंस का टीचर अच्छे से समझा पा रहे हैं कि नहीं। अगर कोई टीचर अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं तो उसकी योग्यता तथा रुचि के अनुसार उसे उत्तरदायित्व दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास 1 to 5 का प्राइमरी स्कूल का टीचर है और उसे हम लोग क्लास 8 पढ़ाने के लिए भेज दिए। हालांकि क्लास 8 तक अगर कोई पीजी कंप्लीट है तो वो क्लास 8 तक पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर उसे 9 क्लास पढ़ाने के लिए भेज दिए, हालांकि वो पढ़ाएगा लेकिन काफ़ी हद तक और अच्छे से नहीं समझा पाता है, तो उस टीचर के ऊपर दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो टीचर का जो क्वालिफिकेशन है वो क्लास 8 तक पढ़ाने का है, लेकिन हम उसे 9 क्लास पढ़ाने के लिए दे दिए हैं। तो ये विद्यालय प्रबंधन का भी ये उद्देश्य होता है कि वो देखे कि टीचर की योग्यता के अनुसार जो उसे पढ़ाने के लिए दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास 5 के बच्चों को क्लास 5 के टीचर को पढ़ाने के लिए क्लास 10 दे दिया जाए, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये भी जो देख रेख करने का काम होता है कि कौन से टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ख़राब पढ़ा रहे हैं, कौन सा टीचर की योग्यता के अनुसार उसे नहीं दिया गया पढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों को देखने का काम भी जो मुख्य उद्देश्य होता है विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य होता है। आगे हम लोग देखते हैं 7 पॉइंट क्या है कि विद्यालय के कार्यालय का उचित प्रबंध किया जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक क्लास में कम से कम 30 बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए। अगर स्कूल में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो हमें क्लासरूम की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखने का काम जो उद्देश्य जो होता है, किसको उद्देश्य होता है, विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य होता है किया जाए। और विद्यालय संबंधी सब लेखाओं को व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। और विद्यालय संबंधी जितने भी लेखाओं होते हैं, विद्यालय में बच्चे का एडमिशन कब हुआ, बच्चे का टीसी कब दिया गया, इन सब चीज़ों के बारे में जो सो विस्तृत रूप से व्यवस्थित ढंग से लेखा जोखा रखा जाना चाहिए। 8 पॉइंट है कि विद्यालय शिक्षण तथा अन्य क्रियाओं के लिए समय सारणी बना ली जाए। विद्यालय में जितने भी पढ़ाई होते हैं, जितने भी क्लास होते हैं, जितने भी लग रहे हैं, बेल लग रहे हैं, कौन से टाइम में खाने के लिए छुट्टी दिया जा रहा है, कौन से टाइम में स्कूल का टाइमिंग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में समय सारणी बना लिया जाए कि क्लास 10 बजे से अगर स्कूल चालू हुआ है तो 10 से 11 क्या पढ़ना है, 11 से 12 क्या पढ़ना है, 12 से 1 क्या पढ़ना है, 1 से 2 बच्चों को खाने के लिए दिया जाएगा, तो 2 से फिर 3 क्या पढ़ना है, 3 से 4 कब पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है विस्तृत रूप से जो लेखा जोखा और जो जिसे हम लोग रूटीन कहते हैं, अगर रूटीन बनाने का जो उद्देश्य होता है ये विद्यालय प्रबंधन का होता है। विद्यालय की वृद्धि की योजना उसके दर्शन के अनुसार बनाई जाए। विद्यालय की धीरे धीरे वृद्धि हो रही है कि नहीं, बच्चों की वृद्धि हो रही है कि नहीं, योजना बनाने का काम भी जो है सो किसका होता है, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है। सरकारी संस्थाओं एवं अन्य आर्थिक सहायता देने वाली संस्थाओं से संपर्क रखा जाए। विद्यालय में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, इसमें आर्थिक सहायता की मदद की ज़रूरत होती है, तो वैसे संस्था जो आर्थिक सहायता देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और जो आर्थिक सहायता हमें देते हैं उन लोगों से जो है सो हमें क्या करना चाहिए, संपर्क बना के रखना चाहिए। और वैसे संपर्क बना के रखा जाना चाहिए। ये उद्देश्य जो होता है विद्यालय प्रबंधन का ये उद्देश्य होता है कि वैसे संस्थानों से, वैसे लोगों से संपर्क बना के रखा जाए जो आर्थिक सहायता हमें देते हैं। 11वां पॉइंट है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए तथा शिक्षकों के कार्य परीक्षण के लिए आयोजित किया जाए। विद्यार्थी की उपलब्धि, कोई विद्यार्थी होता है किसी चीज़ में अगर अच्छा किया तो उसकी उपलब्धि को पहचानना चाहिए हमें कि हाँ ये बच्चे में कुछ खास चीज़ें हैं, इस बच्चे में कुछ अलग यूनिक चीज़ें। मान लिया जाए कि 30 बच्चों के बीच में क्लासरूम में एक बच्चे के गला बहुत मस्त है और बच्चा गाना बहुत मस्त गाता है, तो हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए और उस बच्चे को उस क्षेत्र में हमें और ऊंचाई तक लेके जाना चाहिए ताकि उसका बेहतर भविष्य हो सके, उसका भविष्य उज्ज्वल हो सके। और ये मूल्यांकन करना जो है किसका काम होता है, विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य होता है कि इन सब चीज़ों को देखे और पहचाने और उन बच्चों को उसके मुकाम तक पहुँचाएं। शिक्षकों के कार्य के परीक्षण के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। शिक्षकों का जो कार्य है, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके परीक्षण किया जाना चाहिए और उसके लिए भी एक आयोजन किया जाना चाहिए। विद्यालय के कर्मचारी, 12वां पॉइंट है कि विद्यालय के कर्मचारी का चुनाव किया जाना चाहिए। विद्यालय में अगर कर्मचारी की कमी हो गई तो विद्यालय के कर्मचारी को चुनाव करना चाहिए और नियुक्ति तथा वेतन के लिए पद लिया जाए और उसको जो अलग अलग पद के लिए जो अलग अलग वेतन दे करके उसे रखा जाए। ऊपर वर्णन किए गए उद्देश्यों के अतिरिक्त भी और अन्य उद्देश्य हो सकते हैं जो स्थान, विद्यार्थी, जनसंख्या, समुदाय की आकांक्षाओं एवं सामाजिक तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित हो सकता है। लेकिन मुख्य जो उद्देश्य था हम लोगों ने उसके ऊपर में देखा कि विद्यालय प्रबंधन के क्या उद्देश्य थे। तो विद्यालय प्रबंधन के ये उद्देश्य थे कि विद्यालय
हाँ, हम लोग थोड़ी शॉर्टली एक बार देख लेते हैं कि विद्यालय प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। विद्यालय का विद्यार्थियों का शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को विश्वस्त किया जाए। विद्यार्थी की शिक्षा की योजना उसकी आवश्यकताओं, अभिरुचि और लालसाओं के अनुरूप बनाई जाए। सीखने तथा विद्यार्थियों की अन्य क्रियाओं निष्पादित में व्यक्तियों विभेदों को ध्यान में रखा जाए। उपलब्ध तथा मानव भौतिक संसाधन में सबसे उच्चतम शिक्षण सीखने की क्रियाओं किया जाए और यह निश्चित किया जाए कि पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध है तथा उसके सबसे अच्छा रूप से जो उसका उपयोग किया जाए। बजट बना करके निश्चित कर लिया जाए और शिक्षकों के कार्य क्षेत्र में पर्यवेक्षण किया जाए और उसकी योग्यताओं तथा रुचि के अनुसार उन्हें उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। विद्यालय के कार्यालय में उचित प्रबंध किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों संबंधी सब लेखाओं को विश्वस्त ढंग से और व्यवस्थित ढंग से रखा जाना चाहिए। विद्यालय शिक्षण तथा अन्य क्रियाओं के लिए समय सारणी बनाई जानी चाहिए। विद्यालय की वृद्धि की योजना बनानी चाहिए। सरकारी संस्थाओं से सहायता जो देने वाली संस्था होता है उससे संपर्क बनाए रखना चाहिए और विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना चाहिए। और ये सारा जो काम होता है किसके अंदर, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य का काम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये सारी मेहनत आपके लिए, ये सारा कंटेंट आपके लिए है, तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।